अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं टॉपिक 160 से। अच्छा, टॉपिक 160 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोफिजिक्स वाला चैप्टर है जिसके अंदर बता रहे हैं कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है और इसको यूज़ वगैरह कैसे करते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर है, यानी पढ़ी हुई टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आप पिछली वीडियोस चेक कर लें, इसके अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया होगा। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेड है, मतलब बार-बार घूम के आ जाते हैं। पहले बेसिक आइडिया देते हैं, फिर उसको डिटेल में बता देते हैं। तो डिटेल में तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं उसको। खैर, अब यहाँ पे बोल्टिंग के बारे में बता रहा है। बोल्टिंग बेसिकली एक मेथड होता है जिससे आप ना बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र करते हो मैक्रो मॉलिक्यूल से, यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स का। किससे? एक जेल मैट्रिक्स से, जो कि होता है ऑन टू द सरफेस ऑफ सॉलिड सपोर्टिंग मेम्ब्रेन्स, जो कि ज़्यादातर नाइट्रोसेल्यूलोज होता है या नायलॉन होता है। वंस ऑन द मेम्ब्रेन्स द मॉलिक्यूल्स आर इमोबिलाइज। जिस तरीके से जैसे ही वो मेम्ब्रेन्स पे पहुंच जाते हैं ना, वैसे ही मॉलिक्यूल्स को इमोबिलाइज कर दिया जाता है, मीनिंग वो स्टक हो जाते हैं प्लेस में, वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, फिर वहाँ से एनालाइज किया जाता है। अच्छा, बोल्टिंग के जो है ना प्राइमरी 3 मेथड है। एक सदर्न बोल्टिंग है, एक नॉर्दर्न बोल्टिंग है, एक वेस्टर्न बोल्टिंग है। जो सदर्न बोल्टिंग है वो यूज़ किया जाता है कि डीएनए डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। ये नाम किसके ऊपर रखा गया है? एडवर्ड सदर्न था, उसका नाम रखा, उसके ऊपर ये नाम बन गया। जो सदर्न जो नॉर्दर्न बोल्टिंग है वो यूज़ किया जाता है आरएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए। ये स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जीन एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं। वेस्टर्न बोल्टिंग जो है वो डिटेक्शन किसकी डिटेक्शन की जाता है? प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए। अच्छा, सदर्न, वेस्टर्न और इसकी सारी जो हमने बोल्टिंग है, ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ लेकिन, कि सदर्न बोल्टिंग का जो प्रोसीजर है वो होता है, पहले डाइजेशन होता है, जीनोम को कट किया जाता है फ्रेगमेंट्स में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करके, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया जाता है, फिर डीनेचुराइजेशन यूज़ किया जाता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी उसको बोल्टिंग के ज़रिए ट्रांसफ़र करा जाता है नायलॉन पे, और फिर हाइब्रिडेशन होती है, उसको इंक्यूबेट कर दिया जाता है प्रोब के साथ। अच्छा, फिर डिटेक्शन होती है कि भाई मेम्ब्रेन वॉश किया जाए, फिर उसको एक्सपोज़ कर देते हैं एक्स-रे फ़िल्म के साथ। तो और फिर डिजिटल स्कैनर या फिर डिजिटल स्कैनर यूज़ कर देते हैं कुछ भी देखने के लिए, जो प्रोब है वो बाउंड हुआ है या नहीं हुआ और कहाँ हुआ है। अच्छा, यूज़ क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। क्वांटिफिकेशन है ये एक किस्म की, जिसमें आप काउंट कर सकते हो कि कितने नॉर्दर्न बोल्ट्स शो कर रहे हैं, कि भाई कितना डीएनए, आरएनए वगैरह उस पे प्रोड्यूस हुआ है। ऑब्वियसली ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है कि जीन्स को, जेनेटिक डिजीज़ को आइडेंटिफ़ाई करा जा सके, या वायरल इन्फेक्शन है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक्स और इन सब चीज़ों में ये बोल्टिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ जाती हूँ मैं जल्दी से। अब है आपके पास अगला। अच्छा, ऑडियो रेडियोग्राफी। अच्छा, ये किस लिए यूज़ है? बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर एक्स-रे फ़िल्म यूज़ की जाती है, या फिर डिजिटल इमेजिंग सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए लोकेशन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के। जो ऑडियो प्रीफिक्स लगा हुआ है उसका मतलब क्या है? इंडिकेट करता है कि सैंपल इटसेल्फ प्रोवाइड्स द रेडिएशन सोर्स टू क्रिएट इट्स ओन इमेज, यानी जो सैंपल होता है ना, उसके अंदर रेडिएशन मौजूद होती है, उसी रेडिएशन को यूज़ करके ये एक्सरे फिल्म्स वगैरह या डिजिटल सेंसरिंग वगैरह यूज़ की जाती है, बनाई जाती है, और उससे फिर जो भी कोई ये रेडिएशन जिस सैंपल में मौजूद होती है उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है इसका? प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर टू ट्रेडिशनल फोटोग्राफी। जिस तरह ट्रेडिशनल फोटोग्राफी होती थी, प्रोसेस उसका ऑलमोस्ट उसी तरह है, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग विजिबल लाइट्स, यानी विजिबल लाइट्स यूज़ करने के बजाय आप आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हो, अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स को। आइसोटोप जो यूज़ करते हो अक्सर, जो कॉमन होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें होता है कि 3p2 वाले जो कि आरएनए के लिए होते हैं, या 3,5s वाले जो कि प्रोटीन्स के लिए होते हैं, या 3h वाले ट्रिटिनियम जो कि सेल लोकलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स जो होते हैं, सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं जो कि एक्सरे फिल्म होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं? वो कंटेन करते हैं सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स। जब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उस पे स्ट्राइक करते हैं, तो ये वाले जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइट स्टेट में चले जाते हैं। जो सिल्वर आयन्स होते हैं उसके अंदर वो फुल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। डेवलपमेंट किस तरह होता है? जो फिल्म होती है वो केमिकली डेवलप की जाती है, और जो एक्साइटेड क्रिस्टल्स होते हैं फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है ब्लैक मेटेलिक सिल्वर्स में, जो कि एक इमेज बना देता है, जो कि बेसिकली क्या होता है? स्पॉट्स और बैंड्स की शक्ल में होता है। इमेज का मतलब ये नहीं कि हमने जैसे अपनी तस्वीर लेते हैं तो वैसी बनी है, नहीं, इसकी इमेज बनी आती है, वो स्पॉट्स और बैंड्स की शक्ल में बनी आती है। अच्छा, प्रोसीजर्स का क्या है? पहले तो लेबलिंग होती है, जो भी कोई बायोलॉजिकल सैंपल लिया जाता है, डीएनए, आरएनए या टिश्यू क्या लिया जाए, उसको लेबल किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ।
ठीक है, बेसिकली डिप किया जाता है, घुमाया जाता है, ये करा जाता है। लेबल का मतलब ये नहीं कि स्टिकर लगा दिया। एक्सपोजर किया जाता है, फिर उस सैंपल को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में डाला जाता है एक शीट के साथ जो एक्सरे फिल्म कैरी करती है। फिर उसको क्या करता है, इनसाइड अ लाइट टाइट कैसेट, यानी एक लाइट सी लाइट सी छोटी सी कैसेट होती है, उसमें उसको डाला जाता है। इसके अंदर एक शीट होती है एक्सरे की और वहाँ एक्सपोज किया जाता है उसको एक्सरे से। फिर इंक्यूबेशन होती है जिसके अंदर कैसेट ऑफन -70 सेल्सियस पे प्लेस कर दी जाती है, जो कि लो टेम्परेचर है, ताकि जो केमिकल्स हैं उसको स्टेबलाइज करें और जो इमेज की शार्पनेस होगी वो इम्प्रूव हो जाती है उससे। फिर डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट में जो फिल्म होती है उसको प्रोसेस किया जाता है डेवलपर के थ्रू और फिक्सर के थ्रू, जो कि एक सिमिलर प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू वो जो फोटोग्राफी में होता था कि डार्क रूम में वगैरह वगैरह रखते थे। फिर एनालाइज किया जाता है, जो ब्लैक स्पॉट्स या ब्रांड्स बने हुए आए फिल्म पे, उसको कोरोस्पॉन्ड किया जाता है कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की ओरिजिनल सैंपल में। अच्छा, एप्लीकेशन इसकी ये है कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ होता है, बोल्टिंग के लिए यूज़ होता है, ये मेटाबॉलिक ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है और इसमें इन सिटू हाइब्रिडेशन के लिए भी ये चीज़ होता है, यानी लोकेट करने के लिए स्पेसिफिक जीन कहाँ है, कौन से क्रोमोसोम पे डायरेक्टली लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे सर्दन बॉटलिंग है, उसके बारे में बताया। ये बेसिकली क्या है, कंबाइन करता है अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोसिस को, जिसके अंदर साइज सेपरेशन करते हैं ना मैट्रिक्स लेके, और बायोकेमिकल प्रोब्स को। ठीक है, इन दोनों मेथड्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। तो आपके पास एक सर्दन बॉटलिंग नाम का मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, जिसमें आप ना डीएनए की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हो हो जाती है। अच्छा, इसके 5 स्टेजेस हैं, एक डाइजेशन है, एक इलेक्ट्रोफोसिस है, एक डीनेचुराइजेशन और फिर इसकी ट्रांसफ़र। अगेन बोल्टिंग वोल्टिंग वाले सारे टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं। एप्लीकेशन इसकी बता दी, इन सब की एप्लीकेशन यही है, जेनेटिक में, फॉरेंसिक्स में, इन सब चीज़ों में आ जाती है टेस्ट करने के लिए। अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ ज़रा। नॉर्दर्न बोल्टिंग है, नॉर्दर्न बोल्टिंग भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, साउदर्न नॉर्दर्न मेरे ख्याल में तो मैंने मिड टर्म में भी आपको पढ़ाया था इसके बारे में, तो मैंने फुल डिटेल दे दी थी। तो सेम मेथड्स हैं, मैं इसकी वजह से इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ। पुरानी वीडियोज़ फिर आप लोग रिवाइज़ कर लेना अगर ना आ जाए याद तो। वेस्टर्न बोल्टिंग का अगेन ये सेम ही तरीका आ गया कि उसकी कोर प्रिंसिपल्स वगैरह क्या है, तो एंटीजन वगैरह इंटरेक्शन है, सैंपल लिया, ये करा। अच्छा, वो 1 लाइन के थे, यहाँ पे थोड़े डिटेल में है, लेकिन खैर मैंने वो भी डिटेल में बता दिए थे। अच्छा, STS इन फिजिकल मैपिंग। STS क्या होता है, सीक्वेंस टैग साइट। सीक्वेंस टैग साइट जो है एक क्या है, STS इज शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, छोटा सा डीएनए सीक्वेंस होता है जो 20 से 50 बेस पेयर्स रखता है इसके अंदर, जो कि क्या होता है, दैट हैज़ अ यूनिक अकरेंस इन द जीनोम। जीनोम के अंदर एक यूनिक किस्म की अकरेंस होती है उसकी, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन और बेस सीक्वेंस होती है वो पता होता है। फिर जो STS होता है वो अपीयर करता है सिर्फ एक ही इंटायर जीनोम में, यानी जितने भी जीनोम्स होते हैं ना, उन सब जीनोम में एक यूनिक STS होता है, यानी एक ही दफ़ा वो अपीयर कर रहा होता है। तो इस वजह से वो बहुत हाईली स्पेसिफिक लैंडमार्क की तरह अपीयर होता है, तो उसको आप पहचान लेते हो। रोल क्या है इसका फिजिकल मैपिंग में एम करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड बिटवीन जीन्स पता लगा सको। तो STR मार्कर जो है वो अलाउ करते हैं साइंटिस्ट को कनेक्ट करना ओवरलैपिंग क्लोन्स में, जिसमें बेसिकली क्या है, इन कॉन्डेंस मैप इफ टू डिफरेंट DNA क्लोन्स both contain the same unique STD, these clones must overlap at that specific site। अगर दो अलग अलग DNA के आप क्लोन कर रहे हो, लेकिन उनके पास जो यूनिक STD है वो सेम जगह पे ओवरलैप करें, तो उसका मतलब वो बिल्कुल सेम ही है। अच्छा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ये है कि बाकी अनलाइक अदर मार्कर्स, यानी दूसरे सिलेक्शन मार्कर्स वगैरह देखे थे उसको जगह छोड़ो, उसके अलावा इसको देखो आप, तो ये जो वाला है ये कहता है कि शेयर बिटवीन लैब्स एंड सिंपल डेटा सीक्वेंस डेटा, यानी ये डेटा शेयर कर लेता है, आप लेटरली और सब तरीके से शेयर कर सकते हो। ये अलाउ करता है कि सिंथेसाइज हो सके नेसेसरी प्राइमर्स के साथ PCR के लिए। जनरेट करना और डिटेक्ट करना, जनरेट किस तरह करते हैं वो, ये ऑफन डिराइव होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से और रैंडम जीनोमिक सीक्वेंसेस से, या फिर एंड ऑफ क्लोन DNA फ्रेगमेंट्स के, यानी DNA क्लोन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं बिल्कुल एंड पे भी ये चीज़ मौजूद होती है। डिटेक्शन इसका PCR के थ्रू हो सकता है। और टाइप्स ऑफ STD मार्कर्स में आपके पास एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हैं, जो कि STD मार्कर्स डिराइव हुए होते हैं cDNA से, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्सप्रेस जीन को। ये SSR है जो सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स हैं, जो बहुत हाईली पॉलीमोरिक होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं DNA प्रोफाइलिंग में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस इसकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सॉरी,
STS मार्कर जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्कैफ फोल्डिंग जो कि ज़रूरी होती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। ये क्या होता है, ये बाय क्रिएटिंग हाई डेंसिटी STS मैप researchers could organize thousands of small sequence fragments into their correct position along 23 human chromosomes। जो ये प्रोजेक्ट है ये बेसिकली करता क्या है, इसने आया है पूरा का पूरा इंसान का जीनोम मैप करना है। मैप करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे लैंडमार्क्स और मार्कर्स मौजूद हों जिसकी वजह से हम बाकी जो एरियाज़ हमें नहीं पता, सीक्वेंसेस का नहीं पता, तो उनको भी सही से इन प्लेस कर सकें। अच्छा, अब देखो कि SNPs एस फिजिकल मार्कर से क्या मुराद है। SNPs बेसिकली सिंगल न्यूक्लियड पॉलीमरिज्म को कहा जाता है जो कि SNP के तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। ये एक वेरिएशन है जो सिंगल पोजीशन पे अकर होती है DNA सीक्वेंस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स में। तो इस वेरिएशन के लिए कंसिडर किया जाता है SNP जिसको आप जो एक दफ़ा एटलीस्ट एक दफ़ा अकर होती है पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन में ले लो। तो इन इंडिविजुअल 1 सीक्वेंस आपके पास ये है, फिर इंडिविजुअल 2 सीक्वेंस आपके पास ये है। अब आप देखो कि C और G की वेरिएशन कहाँ हुई है, SNP पे हुई है। ये जहाँ पे डैश करके अलग से हमने किया हुआ है ना, देखो यहाँ पे वेरिएशन हुई है इसकी। देखो है क्या, AAGG यानी AA पहला वाला, फिर C है, फिर TT है, दूसरे में AA G, फिर दोबारा से G, फिर TT है। तो यहाँ पे ये वेरिएशन जो हो रही है इसको कह रहे हो आप SNP। अच्छा, अबेंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। SNPs जो है बहुत कॉमन जेनेटिक वेरिएशन होती है इंसान के जीनोम में। देयर इज़ एन SNP अप्रॉक्सीमेटली एवरी 300 to 1000 बेसिस, यानी हर 300 से 1000 बेसिस पे ऐसी वेरिएशन मौजूद है इंसान के जीनोम में, जो रफली 10 मिलियन हो गई टोटल अगर काउंट करो तो उसको। कोडिंग रीजन्स SNP जो होते हैं वो कि अमाइनो एसिड्स क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा ना इफेक्ट नहीं होता, सिंक्रोनस इफेक्ट नहीं होता। नॉन कोडिंग एरियाज में जो है वो अकर करते हैं इधर सबसे ज़्यादा। अच्छा, इधर अभी भी इफेक्ट होता है जीन स्प्लाइसिंग, ट्रांसक्रिप्शन और फैक्टर और बाइंडिंग वगैरह में। अच्छा, ये फिजिकल मार्कर्स के तौर पे किस तरह काम करते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अक्वायर करते हैं, तो जितनी ज़्यादा अक्वायर करते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छा रेजोल्यूशन बनता है मैपिंग में। स्टेबिलिटी इनकी ये होती है कि इनकी म्यूटेशन रेट बहुत कम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इनको आप ट्रैक कर सकते हो इनहेरिटेंस के लिए बहुत सारे जनरेशन्स के थ्रू। बाइलेक्ट नेचर होती है इनकी, यानी जो मोस्ट SNPs होते हैं उनके 2 पॉसिबल एलाइल्स होते हैं, या C होता है या T होता है, जो कि सिंप्लीफाई कर देता है उसके ऑटोमेटेड कंप्यूटेशनल एनालिसिस। अच्छा, डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही होती हैं उसमें DNA माइक्रो एरेज़ होता है जो कि SNP चिप्स होते हैं। ये मिलियंस ऑफ SNPs एक साथ एक ही वक्त स्क्रीन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होती है जिसमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है कि SNPs जो हैं उनको उनके जो कोड होते हैं उससे रीड करके आइडेंटिफाई कर देते हैं। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि मेजर करता है मास ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए सिंगल बेस चेंज क्या है। अच्छा, आगे देखो, अब आगे हमारे पास है अच्छा 168, ये होता है डिटेक्शन विदाउट सीक्वेंस इन्फ्लुएंस। सीक्वेंस के बगैर जो डिटेक्शन हुआ है यानी कोर चैलेंज, इसका ये होता है कि ये परफॉर्म करना स्टैंडर्ड PCR या SNP एनालिसिस, आपको DNA सीक्वेंस पता हो और जो स्पेसिफिक प्राइमर्स वगैरह हो आपको वो पता हो। अगर वो अवेलेबल हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट यूनिवर्सल आर्बिट्रेरी प्राइमर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि बहुत सारी अलग अलग लोकेशन से आप बाइंड कर सको उसको। जो रैप होता है, रैंडम एप्लीफायर पॉलीमरिज्म, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं दोनों मेथड। ये देखो ये अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो मैं इसको भी थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। ये रैपिड वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम। ये देखो एल्फ डिटेक्शन ये भी हो चुका है पहले। ये बस सारी चीज़ें हमारी ना रिपीटेटिव फॉर्म में दोबारा घूम घूम के आ जाती हैं। तो अच्छा, सूटेबिलिटी ऑफ बायोरिमेडिएशन, अच्छा ये भी थोड़ा बहुत तो है। क्या है बायोरिमेडिएशन, क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो प्रोसेस करती है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है उसका यूज़ क्या क्या है, किस तरह आप यूज़ कर सकते हो उसको, या जो प्लांट है उसको डिग्रेड किस तरह करो या किस तरह बचाओ और ट्रांसफॉर्म कैसे करो, रिमूव कैसे करो कंटेमिनेशन सॉइल्स में से और वाटर में, तो उसको बायोरिमेडिएशन कहा जाता है। सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि नॉट एवरी पोल्यूटेड साइट इज़ अ कैंडिडेट फॉर बायोरिमेडिएशन, यानी हर पोल्यूटेड साइट ज़रूरी नहीं कि उसमें अपने वो कैंडिडेट और उसके बायोरिमेडिएशन हो सके। ये जो सूटेबिलिटी है वो डिपेंड करता है 3 मेजर फैक्टर पे। सबसे पहला आपके पास है नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी क्या नेचर है उसका, केमिकल फैक्टर क्या है, बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है, क्या जो उसकी कंटेमिनेशन है वो बायोलॉजिकली अवेलेबल है यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, तो फिर हाईली सूटेबल है।
दूसरा है रिकैल्सिट्रेशन, जिसमें यह होता है कि सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक्स या डीडीटी या कोई ऐसी चीज़। मीनिंग कि जो माइक्रोब्स हैं क्या वो इजीली ब्रेक डाउन है या इजी ब्रेक डाउन नहीं हो सकते तो सिंथेटिक केमिकल्स हैं। टॉक्सिसिटी क्या है, जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट का क्या वो हाई है क्या, यानी वो आसपास के माइक्रोब्स को किल कर देता है या वो सूटेबल नहीं है या फिर वो सूटेबल नहीं है बायोमेडिएशन के लिए। दूसरा है कि एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, यानी फिजिकल फैक्टर क्या है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी माइक्रोब को कितने नाइट्रोजन फास्फोरस कार्बन की ज़रूरत होती है इससे पहले वो ग्रो करे। एनवायरमेंटल पैरामीटर्स यानी पीएच लेवल क्या है, यानी 6.5 6.8.5 तक है तो सही है। टेम्परेचर 15 से 35 है तो सही है। तो मॉइस्चर मस्ट बी ऑप्टिमल, जो मॉइस्चर लेवल है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑक्सीजन जो एरोबिक बायोमेडिटेशन है वो रिक्वायर होती है, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तीसरा है उसका साइट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें जियोलॉजिकल फैक्टर लिया जाता है, यानी सॉइल जो है उसकी परमिबिलिटी देखी जाती है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा डेंस है या क्ले लाइट है, यानी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं रीच करते उधर, तो फिर नहीं हो पाएगा। लोकेशन उसकी इन सिtu है, यानी एट साइट है, चीप है या हार्डर टू कंट्रोल है, या एक साइट टू है, रिमूव करना पड़ेगा सॉइल को दूसरी लोकेशन पे, जो कि ज़्यादा फास्टर होगा लेकिन एक्सपेंसिव फिर ज़्यादा हो जाता है ये। अच्छा, इसका एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, एडवांटेज ये है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नेचुरली कर सकते हैं ये। डिसएडवांटेज ये है कि स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू जो मैकेनिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। कॉस्ट में ये कम है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली अगर हैवी मेटल्स वगैरह से आपको पोल्यूशन को हटाना हो वहाँ पे। तो ये इन सिtu होता है, यानी कोई ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, डाउन साइड इसका ये है कि बायोलॉजिकल है तो बायो प्रोडक्ट्स इसके टॉक्सिक हो सकते हैं। अच्छा, तो अब आप आगे बढ़ो।